नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हिंदी के इस दूसरे वीडियो में। और हिंदी व्याकरण में हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हम कारक से शुरू करने वाले हैं, क्रिया विशेषण और यहाँ पर विराम चिन्ह। चार टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ में संबंध बताते हैं वो कारक कहलाते हैं। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो एक तो आपको परिभाषा इसकी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे एक तो सिंपल क्वेश्चन यही बन जाता है, ये टेबल आपको खास ध्यान रखनी होगी, क्योंकि एक तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कर्ता कारक में जैसे कौन सी विभक्ति होगी, तो कारक की विभक्ति का ध्यान रखना जरूरी है। तो एक बार दो तीन बार आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। संप्रदान के लिए क्या आएगा? को और के लिए। अपादान का मतलब से और अलग होना। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। तो आप लोगों को एक बार इसको जल्दी जल्दी में रिपीट कर लेना है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। तो एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके अलावा आप लिख कर याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 1-2 नंबर आपके हिंदी ग्रामर में पक्के डन हो जाते हैं। तो देखिए, ज़रा सा समझ लेते हैं इनको। सबसे पहले कर्ता कारक। तो हमने 8 प्रकार के कारक जो हमने देखे थे उनको अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो कर्ता कारक देखिए क्या होता है। कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यानी जो क्रिया को करने वाला होगा तो वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। और शानदार ट्रिक से हम समझेंगे इसको। यानी जो काम करने वाला है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी काम करने वाला कारक में हूँ, तो कर्ता कारक कहलाएगा। ये क्या करेगा? क्रिया के साथ जो प्रश्न है वो रहेगा कौन। यानी जहाँ पर आपके कौन का उत्तर मिलता है तो वो उसमें क्या होगा? कर्ता कारक होगा। इंपॉर्टेंट है, सिंपल ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि अगर वो हमारे कौन का उत्तर देता है, जैसे कौन पढ़ा रहा है, कौन कर रहा है, कौन खेल रहा है, तो ऐसे प्रश्नों के अगर हमें उत्तर मिलते हैं तो वो किस कारक में आएगा? कर्ता कारक में आएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है। अभी देख लीजिए, कौन हमारा क्या है? ट्रिक है। लड़का खेल रहा है तो कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है। ऐसे ही सूरज चमक रहा है, अगर हम बोलेंगे कौन चमक रहा है तो सूरज चमक रहा है। ऐसे ही कौन लुढ़क रहा है तो पत्थर लुढ़क रहा है। तो कौन से जो हमारे कौन का उत्तर देंगे वो सारे क्या होंगे? कर्ता कारक होंगे। जैसे कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन भाग रहा है, तो ये सारे अगर प्रश्नों के उत्तर अगर मिल रहे हैं, जैसे राधा दौड़ रही है, तो वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कर्म कारक। अब कर्म कारक में क्या होता है? व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है। यानी वो तो कर्ता कारक हो गया था जो करने वाला था, और इस काम का फल जिस संज्ञा पर पड़ेगा उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो उसके लिए आपको संज्ञा समझना होगा। संज्ञा हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर देखिए। तो क्रिया के साथ प्रश्न। क्रिया के साथ प्रश्न क्या होगा यहाँ पर? क्या। ये ट्रिक है इसकी कर्म कारक की कि ये हमारे क्या का उत्तर देगा। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, तो इसमें क्या है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। क्योंकि इस क्रिया के फल का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? संज्ञा पर पड़ रहा है। यानी इसका फल जिस संज्ञा पर पड़ रहा है, तो मनोज पर पड़ रहा है। क्या? मनोज क्या करता है? क्या पढ़ता है? समाचार पढ़ता है। ऐसे ही मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, तो मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, तो फल किस पे पड़ रहा है? क्रिया का फल जो है संज्ञा पर पड़ रहा है। तो इसलिए जैसे मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, ऐसे ही गोविंद क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हमारे क्या का उत्तर दे रहे हैं। अगर हम बोलेंगे गोविंद क्या खेल रहा है? गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ही मनीष को क्या दिया? तो मनीष ने मनोज को क्या दिया? तो मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। तो हमारे क्या का उत्तर। तो ऐसे प्रश्न आपको बस ट्रिक ध्यान रखनी है कि आपको कर्ता कारक के लिए कौन का उत्तर मिलेगा और कर्म कारक के लिए क्या का उत्तर मिलेगा। जैसे मनोज क्या पढ़ता है? तो मनोज जो है समाचार पढ़ता है, तो मनोज समाचार पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा। तो ऐसे पहचानने आपको आने चाहिए। आप लोग 1-2 बार रिपीट करोगे, ट्रिक को ध्यान रखोगे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम
पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हैं अपने लिए प्रॉपर। अब तीसरा जो हमारा है वो है करण कारक। करण का अर्थ है साधन, करण का अर्थ क्या है? साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। अब जिस साधन द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, तो साधन का संबंध होगा करण कारक से। जैसे ट्रिक क्या है? क्रिया के साथ प्रश्न, कैसे, किससे। तो हमने पढ़ा था ऊपर, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी से इसमें क्या होगा? कनेक्टिंग वर्ड्स होगा। अभी देखिए, जैसे देख लीजिए, मैं साइकिल से बाजार गया, तो कैसे कैसे बाजार गया? साइकिल से। या किससे बाजार गया? तो साइकिल से बाजार गया। ऐसे ही आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं, यानी किसके द्वारा भेजे जाते हैं, या समाचार कैसे भेजे जाते हैं? तो आजकल ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, तो जहाँ पर हमारे क्रिया के साथ कौन सा प्रश्न होगा? कैसे या किससे होगा, ठीक है। और वहाँ पर कौन सा कारक होगा? हमारा करण कारक होगा। तो करण कारक कहाँ पे होता है? जहाँ पर किसे और किससे जैसे प्रश्न का उत्तर। ये ट्रिक है आप लोगों को ध्यान रखने के लिए। अगर प्रश्न आपको लगे कि क्या पूछ रहा है, जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, तो हम समझ सकते हैं कि किससे बाजार गया, तो किससे का उत्तर मिल रहा है। या फिर समाचार कैसे भेजे जा रहे हैं, तो कैसे का उत्तर मिल रहा है। तो जहाँ पर भी कैसे और किससे का उत्तर मिल रहा हो, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक बहुत आसान होता है याद रखने के लिए। तो ये क्या बताता है? वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कर्ता, अगर कर्ता जिसके लिए कुछ काम कर रहा हो या जिसे कुछ दे रहा हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक के लिए ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए और किसको। यानी जैसे ये एक उदाहरण देख लीजिए, मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। ऐसे ही वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। अब यहाँ पर किसको का उत्तर दे रहा है? मोहन ने किसको पुस्तक दी? चौहान को पुस्तक दी। किसके लिए? इस सेंटेंस में देखिए, वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। किसके लिए दिल्ली आ रहा है? इलाज के लिए। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया। किसके लिए कॉलेज गया? पढ़ने के लिए कॉलेज गया। तो ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है, यानी वाक्य का कर्ता अगर जिसके लिए कुछ काम करता है या कुछ देता है, तो वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। और ट्रिक आप लोग ध्यान रख सकते हैं, किसके लिए और किसको का अगर सेंटेंस में हमें उत्तर मिल रहा है तो वो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या होता है? अपादान सिंपल है कि जहाँ पर भी अलग होने का बोध हो रहा हो, अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है। यानी अगर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का बोध हो रहा है तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। क्रिया के साथ प्रश्न अलग हो, यानी नल से पानी टपक रहा है, ये ट्रिक है, अलग होना है ना। तो नल से पानी क्या हो रहा है? टपक रहा है, यानी अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये अलग होने के लिए अपादान कारक आएगा हमेशा। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से अपादान, हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है। तुलना करना जहाँ पर होगा, तुलना करना जैसे तुलना वाला सेंटेंस आएगा, या फिर अलग होने वाला, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, तो गिरा क्या? अलग होना है ना। तो अलग होना जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो हमारे पास है वो है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होगा? जब संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी अगर दो संज्ञा शब्द हैं या दो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, उनका आपस में जिस शब्द से संबंध पता चलेगा वो क्या कहलाएगा? संबंध कारक कहलाएगा। सिंपल है, ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं। संबंध, क्रिया के साथ क्या? संबंध। यानी सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। उदाहरण देख सकते हैं, सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। सिद्धार्थ का संबंध किससे? कॉलेज से। और कहाँ पे है? पास ही है। श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं, यानी श्रेया ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, और इनके बीच का संबंध बताया जा रहा है। तो श्रेया के पिताजी के हैं अध्यापक हैं। ऐसे ही मोहन की बहन निकिता है, तो मोहन और निकिता का संबंध बताया जा रहा है, सॉरी, रोहन और निकिता का संबंध बताया जा रहा है। तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला हमारे पास है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या हो रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय, जहां पर स्थान और समय की जानकारी मिले वो अधिकरण कारक है। और आसान है
कि ये क्या किसका उत्तर देगा। ट्रिक आप देख सकते हैं, कहाँ और कब, यानी मेज पर किताब रखी है, किसका उत्तर दे रहा है, कहाँ का, यानी किताब कहाँ पर रखी है, मेज पर रखी है। ऐसे ही कमरे में अंधेरा है, अंधेरा कहाँ है, कहाँ पर अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। अब देखिए परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा मार्च में होगी। तो कहाँ और कब का अगर उत्तर मिल रहा हो तो कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। तो 7 टाइप हमने पढ़ लिया। अंतिम टाइप जो है कारक का हमारे पास वो है संबोधन कारक, और ये और सरल आप लोगों के लिए हो जाता है। संबोधन कारक में किसी को बुलाने या पुकारने का अगर बोध होता हो तो वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है, सॉरी संबोधन कारक कहलाता है। तो संबोधन कारक कौन सा कहलाएगा, जहां पर बुलाने या पुकारने का बोध होता है। अब क्या होगा, पहचान कैसे कर सकते हैं, संबोधन चिन्ह लगा होगा। अब संबोधन चिन्ह देखिए, जैसे सबसे पहला अरे भाई, तो आगे क्या लगा है, संबोधन चिन्ह लगा है। मेरी बात तो सुनो, तो ये संबोधन चिन्ह से आप पहचान सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो। और ये क्या क्या कर रहा है, किसी को बुलाने या पुकारने का यहाँ पे पता चल रहा है हमें, जैसे हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, तो संबोधन चिन्ह से संबोधन कारक। ओ लड़के इधर आ, संबोधन कारक। आगे बढ़ते हैं। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण को हम ठीक से पढ़ लेते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है, कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें आपको पूछ लिया कि इसमें से विशेष्य बताइए, या फिर पूछ लिया वहां पर कि इसमें से विशेषण बताइए, तो हमें क्या करना है, दोनों को समझ लेते हैं कि विशेष्य और विशेषण क्या है। अब देखिए जो सर्वनाम की विशेषता बताएंगे या संज्ञा की विशेषता बताएंगे वो विशेषण है, और जिस शब्द की विशेषता, यानी अगर सर्वनाम कोई शब्द है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे काली, काली शब्द क्या है, विशेषण है। वो काली, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भैंस काली है तो भैंस की विशेषता बता रहा है काली, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी भैंस क्या हो गई, हमारी संज्ञा है, सर्वनाम हो गया, और उसकी विशेषता बता रही है काला रंग, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और इसमें विशेष्य क्या है, भैंस, तो भैंस की विशेषता बता रहा था तो भैंस विशेष्य है। और अगर हम कोयल के लिए लेते हैं, कोयल काली है तो कोयल क्या हो गई, हमारी विशेष्य हो गई। ऐसे ही मेरा घर, तो मेरा क्या है, विशेषण है, और घर क्या है, विशेष्य है। यानी मेरा घर वहाँ पर है, या मेरा घर दूर है, मेरा घर अच्छा है, तो ये क्या होगा, विशेष्य क्या होगा, घर हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही एक और लीटर, यानी 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी, तो दूध या पानी की विशेषता कौन बता रहा है, कितना है, 1 है, 1 लीटर है। तो लीटर क्या हो गया यहाँ पर, विशेष्य, और 1 हो गया विशेषण। आगे देखिए, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, परविशेषण, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे परविशेषण कहेंगे। अब बढ़िए आगे, विशेषण के भेद देख लेते हैं। ये थोड़े से आप लोग ध्यान से देखिए। पहली बात तो यही पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद हमें ध्यान रखने। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब समझ लेते हैं एक एक को डिटेल में। गुणवाचक विशेषण क्या होगा, जिन शब्दों में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जहां पर भी गुण का पता चल रहा है, किसी का गुण पता चल रहा है कि वह लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, चालाक है, चतुर है ना, तो वहां पर क्या होगा, हमेशा गुणवाचक विशेषण होगा। गुण का, दोष का, आकार का, रंग का, दशा का। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जिराफ बहुत लंबा है, तो लंबा क्या है, इसका गुण है या विशेषता है एक तरह से। और लोमड़ी बहुत चालाक है, तो ये भी क्या है, इसके गुण है। तो इन दोनों यहाँ पर लंबा और चालाक शब्द क्या बता रहे हैं, इनके गुण का बोध करवा रहे हैं, इसलिए लंबा और चालाक शब्द क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। अब बढ़िए आगे, अगला हमारे पास है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपको ध्यान रखना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो तो वहां पर वो शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आसान सा है, जैसे कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इस शब्द से क्या उसकी कक्षा का स्पष्ट बोध हो रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ऐसे ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखनी है कि ये भी 2 टाइप के होंगे, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक समझ लीजिए जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे बाहर 4 कुर्सियां रख दो, तो संख्या क्या है, फिक्स है कि 4 कुर्सियां रखनी है। ऐसे ही हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं, तो 35 छात्र फिक्स हैं कि हमारे पास 35 छात्र हैं, तो ये संख्या फिक्स है, 35 से 37 नहीं है, केवल 35 हैं। ऐसे ही 4 कुर्सियां रखने का मतलब 4 कुर्सियां रखनी है, यानी निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसका दूसरा अगर देखें तो अनिश्चित संख्यावाचक, जहां पर निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं, तो कुछ दिन बाद छुट्टियां हैं, तो कुछ दिन, कुछ क्या है यहाँ पर, एक निश्चित संख्या तो नहीं बता रहा, कितने दिन बाद भी छुट्टियां हो सकती हैं, 5, 7, 8, तो फिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिमाणवाचक यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द की मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं, यानी मात्रा बताते हैं। जैसे यह साड़ी 6 मीटर की है, यानी 6 मीटर क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है या परिमाण बता रहा है कि कितने, साड़ी कितनी है, 6 मीटर लेंथ है उसकी। ऐसे ही बाजार से 4 लीटर घी ले आओ, तो 4 लीटर घी ले आना क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है या मात्रा बता रहा है, घी की मात्रा बता रहा है कि इतना लाना है। और इसके भी सेम जो है संख्यावाचक की तरह ही 2 भेद होते हैं। ये भी क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होगा, जिन शब्दों में निश्चित संख्या का बोध होता हो, जैसे 3 किलो आटा, ऐसे ही 5 लीटर दूध, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, जिनमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे घर में बहुत सब्जी है, सब्जी है लेकिन बहुत है, तो निश्चित पता नहीं चल रहा हमें कि कितनी सब्जी है। अब देखिए अगला जो हमारे पास है चौथा, वो आ गया सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। सार्वनामिक विशेषण जो किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। अगर सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उदाहरण देख सकते हैं, वह घर मेरा है, तो घर की विशेषता बता रहा है, कौन सा घर, वह घर मेरा है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसे ही मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, तो विद्यालय की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि विशेषण की अवस्थाएं होती हैं जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके एक से दूसरे को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण की अवस्थाएं कहलाएगी। या तो हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, स्थानों की तुलना करके एक दूसरे को श्रेष्ठ या बुरा, हम बोलेंगे कि ये वाली वस्तु श्रेष्ठ है, ये बुरी है, तो वहाँ पर अवस्थाएं काम में आएंगी। यह तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, और तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। अब ये तीनों अवस्थाएं हमें समझनी है। एक तो मूल अवस्था हो गई, उत्तर अवस्था हो गई और उत्तम अवस्था हो गई। अब मूल अवस्था को देख लीजिए। मूल अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की सामान्य विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे रचना प्रतिभाशाली है, तो रचना कैसी है, प्रतिभाशाली है, तो ये मूल अवस्था है। इसमें क्या, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अगर हम विशेषता बता रहे हैं, जैसे दिल्ली सुंदर शहर है या दिल्ली प्रदूषित शहर है, तो दोनों सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली की विशेषता बता रहे हैं, तो स्थान की सामान्य विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह से मूल अवस्था हो जाएगी। उत्तर अवस्था में क्या होगा, जब क्या करेंगे, 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए प्रयुक्त विशेषणों में तुलना की जाएगी। जैसे माया आस्था से ज़्यादा परेशान है, या फिर माया आस्था से ज़्यादा लंबी है, या माया आस्था से ज़्यादा भारी है। तो ऐसी विशेषता बताने के लिए जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में विशेषणों की हम तुलना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे हम उत्तर अवस्था। और तीसरी अवस्था है उत्तम अवस्था। उत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, यानी अगर हम विशेषणों में तुलना ऐसे कर रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ को निकाल रहे हैं, यानी विशेषणों के पूर्व सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक का प्रयोग किया जाता है ऐसे विशेषणों में। जैसे तेजस्वी कक्षा में सबसे होशियार है, या दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, तेजस्वी सबसे कमजोर है। तो दोनों ही सेंटेंस में क्या है, उत्तम अवस्था है, यानी या तो सबसे अधिक की बात करेगा, या सबसे कम की बात करेगा, या सर्वाधिक की बात करेगा। तो ये हो गई 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था।
अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, अब हम पढ़ लेते हैं क्रिया को। तो क्रिया जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको हम अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बने रहिए आखिरी तक, बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो सामान्य रूप से हमें परिभाषा पता है कि किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसे शब्द जो किसी काम को करने या होने का बोध कराते हो। तो क्रिया जो है अगर हम देखें कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो संरचना के आधार पर होता है। तो हम दूसरा टाइप भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब देखिए जरा सा, सबसे पहले अकर्मक क्रिया को देखिए, इजी ट्रिक से समझेंगे हम इसको भी। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, यानी ऐसी क्रिया जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर नहीं पड़ेगा बल्कि कर्ता पर पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, कौन, किसे, किसने। अगर ये तीन शब्द आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि उदाहरण किसका है, अकर्मक क्रिया का। पहचानने को आता है एग्जाम में कि इस सेंटेंस में क्रिया बताइए अकर्मक है या सकर्मक है। जैसे बच्चे हंस रहे हैं, तो कौन हंस रहा है? बच्चे हंस रहे हैं। तान्या सो रही है, कौन सो रही है? तान्या सो रही है। कौन, किसे और किसने का उत्तर मिलेगा, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए दूसरा जो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होगा? यहाँ पर, वहां पर तो कर्ता पर पड़ता है, यहाँ पर कर्म पर पड़ता है। यानी क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। और ट्रिक यहाँ पर क्या, किसको। तो दो शब्द यहाँ पर ध्यान रखने, क्या और किसको। जैसे रानी ने काम कर लिया, तो रानी ने क्या कर लिया? काम कर लिया। ऐसे ही ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है। विशाल पतंग उड़ा रहा है, विशाल क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो इस तरह से अगर क्या और किसको शब्द का उत्तर आपके सेंटेंस में मिल रहा है तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आसान सी भाषा में हम समझ रहे हैं, बहुत आसान है कि अगर आपको क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है, कर्म पर फल पड़ रहा है, रीना ने काम कर लिया, तो रीता ने क्या कर लिया? काम कर लिया, तो काम हो गया है एक तरह से। तो वहां पर क्या फल पड़ रहा है? फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और आसानी से पहचान सकते हैं, अगर क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए सकर्मक क्रिया आपको आगे देखनी है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। इसमें क्या दो प्रकार की, कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब ये है कि जिसमें केवल एक कर्म होगा। अगर केवल एक कर्म है तो क्या होगा? एक कर्मक क्रिया हो गई। और अगर क्या होगा? दो कर्म होंगे तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। पहले एक कर्मक क्रिया के उदाहरण देख लीजिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, ऐसे ही मजदूर पुल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? कर्म एक है, तो एक कर्म है, तो इसलिए एक कर्मक क्रिया हो गई। ऐसे ही अगर द्विकर्मक क्रिया को देखें तो द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे माली पौधों को पानी से सींच रहा है, तो माली पौधों को पानी से, तो दो कर्म होंगे तो द्विकर्मक क्रिया। नर्स रोगी को कोई दवा खिला रही है, को होना चाहिए बीच में, नर्स रोगी को कोई दवा खिला रही है। तो यहाँ पर भी क्या है? दो कर्म है, तो इसलिए द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। अब देखिए हमने एक टाइप पढ़ा, कर्म के आधार पर हमने क्रिया को पढ़ा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ज़्यादा डीप थोड़ा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप लोगों को समझना है यहाँ पर प्रयोग या संरचना के आधार पर। यानी जो संरचना में भाग लेते हैं शब्द, संरचना किस टाइप से अगर शब्द की हुई है तो उस आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे। तो इसमें 6 भेद आपको ध्यान रखना है। पहला तो सिंपल क्वेश्चन ऑप्शनल ये बन जाता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो संरचना के आधार पर 6 भेद और कर्म के आधार पर 2 भेद। तो 6 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, यानी अनुकरण संबंधी ये क्रिया होगी। देखिए जरा सा, तो सबसे पहले सामान्य क्रिया को समझते हैं। वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। केवल एक क्रिया हुई, जैसे बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा, तो केवल एक क्रिया का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? सामान्य क्रिया, सबसे आसान। दूसरा जो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनी है, जैसे वह चले गए, बच्चे पढ़ने लगे, तो पढ़ने लगे। और ऊपर क्या था? केवल बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा, तो वो क्या है? एक तरह से सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या? जब दो
या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी होगी तो क्या होगा, संयुक्त क्रिया हो गई। जैसे वह चले गए, बच्चे पढ़ने लगे। अब देखिए, नाम धातु क्रिया में क्या ध्यान रखना है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। अब देखिए, जैसे रंग, रंग, रंग से क्या बना, रंगवाना। तो रंग क्या होता है, एक तरह से रंग है, तो रंग किसी की क्या होगी, विशेषता होगी। सुंदर रंग, काला रंग, गोरा रंग, तो क्या होगी, विशेषता होगी, यानी विशेषण होगा। तो रंग का रंगवाना, तो ये क्या हो गई, नाम धातु क्रिया। ऐसे ही हाथ का हथियाना, ये हो गया नाम धातु क्रिया के उदाहरण। अब अगला देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा कि जो करता है यहाँ पर स्वयं काम नहीं करेगा, बल्कि किसी को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, तो उस स्थिति में क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे अगर शिक्षक बच्चे से गृह कार्य करवाता है, या माता पिता बच्चे से गृह कार्य करवाते हैं, तो करवाना हो गया, करवाते, तो वो स्थिति क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। यानी जो करता है वो स्वयं कार्य ना करके अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। सिंपल सा है, जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है या धुलवाती है, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माँ कपड़े धुलवा रही है, किससे, एक तरह से प्रेरणा दे रही है, किसको, धोबी को, तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना खास बात, प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक तो हो गई प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, इस क्रिया में क्या करना है, क्रिया के साथ आ जोड़ दिया जाता है, आ जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ाया, लिखाया, तो ये क्या आ गई, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया के साथ वा जोड़ दिया जाएगा, यानी पढ़वाया और लिखवाया। सिंपल सा है कि प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब यह है कि अगर मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाया, या लिखा रहा हूँ तो लिखाया, ठीक है। और अगर क्या किया कि इसमें क्या किया कि किसी से पढ़वाया, ठीक है ना, किसी के थ्रू पढ़वाया, तो वो क्या हो गई, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी वहाँ पर हमने एक मीडियम और चुना और तब जाके पढ़वाया। तो क्या, जैसे किताब से पढ़वाया, तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो है क्रिया का प्रकार, वो है पूर्वकालिक क्रिया। तो ये शब्द से ही पता चल रहा है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी मुख्य क्रिया से जो क्रिया पहले होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे बच्चे रो रो कर सो गए, तो सो गए यहाँ पर मुख्य क्रिया है, और बच्चे उससे पहले क्या कर रहे थे, रो रो कर सो गए। ऐसे ही रानी पढ़कर खेलने गई, तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो रही है वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यानी खेलने से पहले क्या किया उसने, पढ़ा, तो पढ़कर खेलने गई, तो पढ़कर क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो गया। ऐसे ही हमारे पास अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया यानी अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, एक तरह से, जिनसे मतलब वैसे ही हूबहू उतारना। यानी अनुकरणात्मक क्रिया क्या होगी, धातु से बनी, अनुकरणात्मक धातु से बनी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे बड़बड़, तो इनका कुछ विशिष्ट अर्थ नहीं होता है, लेकिन बड़बड़ से क्या बन गया, बड़बड़ाना। हिन हिन से हिनीनाना, तिल मिल से तिल मिलाना। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाएंगे, अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगला और लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। तो यहाँ पर विराम चिन्ह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, सबसे पहला विराम चिन्ह हम किसे कहेंगे, जब हम भाषा लिखते हैं या वर्तनी लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें भाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, सही जगह पे ठहराव के लिए, और भाषा का सही अर्थ हमें समझ आए, तो बीच बीच में हमें क्या करना होता है, रुकना होता है, रुक रुक कर पढ़ना होता है। जैसे हम सफ़र कर रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हमें रुक रुक के चलना होता है, रुक के जा रहे होते हैं, तो बीच में रुकना। यानी ऐसे ही पढ़ते समय, जैसे हम बोलते हैं, किसी भाषा को बोल रहे हैं, तो बोलते समय हम बीच बीच में एकदम कंटिन्यूअसली नहीं बोलते हैं, बीच में, ताकि भाव ठीक से समझ आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं। तो इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब विराम चिन्ह, हम एक एक विराम चिन्ह को समझेंगे। जैसे सबसे पहला हमारे पास है पूर्ण विराम। पूछे जाते हैं, पहले तो इनके सिंबल आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार तो सिंबल पहचानने को दे दिए जाते हैं कि यह कौन सा चिन्ह है। तो पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे वाक्य समाप्त होगा, आज तेज धूप है, तो ये सिंपल सा पूर्ण विराम, एक डंडी लगा दी जाती है। कल हम पिकनिक जाएंगे, तो ये तो आसान है। दूसरा अल्प विराम। अल्प विराम में ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में हम इसको कॉमा बोलते हैं, तो अल्प विराम में हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं सिंपल वाक्य में, जहाँ में
थोड़ी देर के लिए, अगर हमें थोड़ा सा रुकना है, जैसे मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद है, तो यहाँ पर हमें क्या थोड़ा सा जरा सा रुकना है, तो इसलिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला जो चिन्ह है, अगला हमारे पास है अर्धविराम। अर्धविराम वह चिन्ह होता है जहां दो वाक्यों का संबंध हो, उनके बीच में अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। दो वाक्यों के बीच के संबंध के दिखाने के लिए अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण से समझिए, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तो यानी दोनों वाक्यों के बीच संबंध का पता चल रहा है। दोनों वाक्यों के बीच है कि मैंने उसे समझाया तो बहुत, लेकिन वो समझा नहीं, तो इसके बीच में ये चिन्ह लगा दिया। कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम। ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो हमेशा वाक्य के अंत में लगेगा प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे आप कहाँ रहते हैं या इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे आसान है पहचानने के लिए। अगला देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह खास है। योजक चिन्ह में आपको ये ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? समानार्थी तथा विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होता है। तो द्वंद्व समास की पहचान भी है कि बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होगा? एक तो द्वंद्व समास में, और विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं या समानार्थी, जैसे हम भिन्न भिन्न लिखते हैं ना बहुत बार कि भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न में हम क्या करते हैं? दो बार लिखते हैं और बीच में हम क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसे उदाहरण देख सकते हैं, रात दिन पहले पहले। अगला देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है। यानी जब क्या होगा? हर्ष हो या शोक हो, विस्मय हो, है ना, घृणा हो, तो ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए और क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे ओह कितनी गर्मी है, तो ओह क्या हो गया? एक तरह से विस्मय का बोध हो रहा है, यानी आश्चर्य हो रहा है कि ओह कितनी गर्मी है। तो ये क्या है? एक तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह का उदाहरण है। इसमें भी आपको पूर्ण विराम जैसे बनाना है, नीचे एक डॉट लगा देना है, उफ मेरी उंगली कट गई। तो ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। अगला हमारे पास है निर्देशक चिन्ह। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में। योजक चिन्ह हमने पढ़ा था कि दो शब्दों के बीच में, योजक चिन्ह में अंतर क्या है कि योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच, जैसे अपोजिट शब्द या फिर द्वंद्व समास के शब्द हैं तो उनके बीच लगता है। और निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है? किसी कथन के पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए। जैसे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जैसे, तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं जैसे के आगे, है ना। या फिर किसी ने कहा, जैसे माँ कहती है क्या? सदा समय पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये दो शब्दों के बीच होता है, अगर माता पिता के बीच हो अगर, तब वहाँ पर वो क्या होगा? योजक चिन्ह होगा। लेकिन अगर माँ कहती है, माने के माँ का कुछ सेंटेंस है या किसी का कोई कथन है, उसके आगे हमने डैश लगाया, तो वो क्या होगा? निर्देशक चिन्ह होगा। अगला देखिए विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह क्या है? विवरण चिन्ह जैसे हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हम लिखते हैं उत्तर लिखते हैं और आगे हम इस तरह का विवरण चिन्ह लगा देते हैं। तो जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना होता हो, जैसे हम लिख रहे हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो हमने क्या किया? विवरण चिन्ह लगाया। ध्यान से पहचानिए इसको, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगला जो चिन्ह है वो है हमारे पास उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं हम? जब हमें किसी स्टेटमेंट का मूल रूप लिखना होता है। यानी बहुत अच्छे से अगर हम समझे तो, अगर जैसे हमें किसी नेता का स्टेटमेंट हो गया, किसी महान व्यक्ति का स्टेटमेंट हो गया, किसी महान व्यक्ति ने, किसी साइंटिस्ट का वैज्ञानिक नियम हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं? ठीक उन्हीं के शब्दों में मूल रूप में लिखते हैं। तो इसलिए हम प्रयोग करते हैं उद्धरण चिन्ह का। जैसे देख सकते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसने कहा था? महात्मा गांधी का कथन है अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हम क्या करते हैं? मूल रूप से टेक्स्ट को लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। अगला देखिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्या किया जाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ बताने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने कहा, बीच में क्या लगा दिया? क्रोध से। तो राजा ने किससे कहा? क्रोध से कहा। तो एक तरह से राजा ने कहा, किस भाव से कहा, उसको स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ब्रैकेट क्या करता है? एक तरह से शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहा? अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। तो अपराधी को कारागार में डालना है तो जाहिर सी बात है क्रोध से ही कहेगा। अगला देखिए लाघव चिन्ह। तो ये और आसान है। लाघव चिन्ह क्या है कि जब हमें किसी वर्ड को, किसी शब्द को शॉर्ट करके लिखना है, जैसे हमें लिखना है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर लिखना है। अब हम पूरा प्रोफेसर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हमने प्रो लिखा और एक बिंदु लगा दिया। तो एक तरह से ये क्या हो गया? इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे डॉक्टर को कैसे लिखा? डॉक्टर लिखा,
यानी ड लिखा और चंद्र बिंदु लगाया और आगे ये लाघव चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए अगला हमारे पास है हंस पद। अब हंस पद क्या होता है? जब हम वाक्य लिखते समय कोई शब्द अगर गलती से छूट गया तब हम क्या कहते हैं? हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है, ये छूट गया, महल छूट गया, तब हमने क्या किया? इस तरह से हंस पद का यूज किया कि ये इससे पहले यानी बहुत से पहले हमें ये महल पढ़ना है, यानी चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। तो ये हमारे हो गए विराम चिन्ह। तो हमने 4 काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए इस वीडियो में। तो अब हमारे पास कुछ ही टॉपिक बचते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बाकी के बचे ग्रामर के टॉपिक कवर हो जाए और पूरा ग्रामर हमारा विद इन 3 वीडियोस कवर हो जाए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, इजी ट्रिक से हमने समझा। और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। आप लोगों को नोट्स इसके टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, नोट्स लीजिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। और हिंदी ग्रामर जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इसको बेहतर बनाएं, अपना अच्छा दें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।